बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कॉल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट्स देता जाऊँ। और इस वीक एक अहम अपडेट थी असाइलम सीकर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो वर्क परमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपका असाइलम का एप्लीकेशन 1 साल से पेंडिंग है, आप होम ऑफिस से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मुझे काम की इजाज़त दी जाए। और होता यह था कि जब आप अप्लाई करते थे वर्क परमिशन के लिए, होम ऑफिस आपको परमिशन तो इशू कर देती थी, लेकिन जो जॉब्स आप कर सकते थे वो ओनली वो जॉब्स थी जो हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। और 99% ऑफ असाइलम सीकर्स जो है वो स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं। सो जो वो वर्क परमिशन देते थे उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता था। अब परसों बल्कि कल एक जजमेंट पास की गई है इन अपर ट्रिब्यूनल RC6V/SSHD, जिसमें अपर ट्राइब्यूनल ने कहा है कि जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है, अनलॉफुल है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि होम ऑफिस अपनी असाइलम पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जब हमें कोई शख्स दरख्वास्त करता है वर्क परमिशन की, हम उसको असेस करते हैं और अगर हम समझते हैं कि उसको कोई और परमिशन दी जाए कि फॉर एग्जांपल अदर जॉब्स, हम तय करेंगे अगर हम इसके केस में डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हैं या नहीं। लेकिन जो अक्सर होता था जब आप कोई एप्लीकेशन दरख्वास्त भेजते थे होम ऑफिस को वर्क परमिशन की, वो आपके केस में डिस्क्रेशन नहीं इस्तेमाल करते थे। और यहाँ होम ऑफिस ने मानना है अपर ट्राइब्यूनल में कि जब कोई रिक्वेस्ट आती है वर्क परमिशन की, हम उसमें डिस्क्रेशन नहीं इस्तेमाल करते। और अपर ट्राइब्यूनल ने कहा है ये बिल्कुल गलत है और ये पॉलिसी को अमेंड किया जाए। अब देखें आने वाले दिनों में और हफ्तों में होम ऑफिस अपनी पॉलिसी को अब अमेंड करती है और जो क्लाइंट्स या व्यूअर्स असाइलम सीकर्स हैं उनका एप्लीकेशन 1 साल से पेंडिंग है, अब वो रिक्वेस्ट कर सकेंगे होम ऑफिस से कि मुझे काम की इजाज़त दी जाए, और वो भी उन जॉब्स के लिए जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर नहीं है। सो एक आम जॉब मैं कर सकूँ। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर असाइलम सीकर्स। और भी मज़ीद अपडेट्स हैं लेकिन बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं। पढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, मेरा सवाल है जी, मैं स्पॉज वीजे पे हूँ और मेरी जो सेकंड एक्सटेंशन अप्लाई की है मैंने अक्टूबर में जी जी 2020 में। ठीक है। हेलो। जी जी हाँ मैं जी, सुन रहा हाँ हूँ, जी, जी दूसरी फरमाइए। दूसरी एक्सटेंशन अप्लाई की है और मेरे को फिंगरप्रिंट्स का कोई नहीं पता चला। उसमें लिखा था कि वो ईमेल भेजेंगे, तो हमने ईमेल की वेट की, तो फाइनली मैंने वो वेबसाइट पे जाके बुक कर ली थी अपॉइंटमेंट। ठीक है। तो जब मैंने अपॉइंटमेंट पे अभी मैंने दे दी 11 जनवरी को, तो अभी देने के बाद जब मैंने वेबसाइट दोबारा देखी है उस पर लिखा आ रहा है कि आपको बाय एंड ऑफ नवंबर फिंगरप्रिंट आ जाने चाहिए। तो मेरा ठीक भी है। सवाल है कि हमें कोई पता नहीं था कि इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ठीक है क्योंकि मैं समझ। उन्होंने नवंबर लिखा है। और दूसरी बात, अभी अभी और कितना टाइम लगेगा ये एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में? क्योंकि ठीक है। ऑलरेडी अक्टूबर में अप्लाई किया था, अभी फिंगरप्रिंट भी हो गए, तो और कितना टाइम लग सकता है? दो फिंगरप्रिंट्स ही आपने सवाल कब है। की हैं, लास्ट वीक? हाँ जी, लास्ट वीक। हाँ जी। ठीक है मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक आपने मुझे बताया कि जब आपने लॉगिन किया एप्लीकेशन में और वहाँ लिखा हुआ था कि आपने नवंबर से पहले आपने फिंगरप्रिंट्स देने थे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो एक जेनेरिक सी डेट ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर सिस्टम जनरेट करता है। उसमें प्रोग्राम नहीं हुआ कि अभी कोरोना वायरस शुरू हो गया। सो उस सिस्टम को पता नहीं है, उन्होंने प्रोग्राम सही नहीं किया कि वो अभी कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको वो मद्देनज़र रखे, वो कंसिडर नहीं कर रहा। सो इसलिए वो आपको एक जेनेरिक सी डेट दे रहा है कि नवंबर से पहले आपने अपने बायोमेट्रिक्स करने थे। आपने अभी किए हैं लास्ट वीक, इसमें आपको वो पेनलाइज नहीं करेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके एप्लीकेशन को या आपके लीव को। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि कितना टाइम वो लगाते हैं, अगेन यूजली 6 मंथ्स, लेकिन जो मैरिज के एप्लीकेशंस हैं वो बहुत जल्दी कंसिडर हो रहे हैं। अभी मेरा एक क्लाइंट था जिसने लास्ट फ्राइडे को अपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे और आज उसको
जवाब भी आ गया कि उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुल था और उसको उन्होंने ILR इशू कर दिए। जो मैरिज टीम है होम ऑफिस की, वो बहुत जल्दी एप्लीकेशन को कंसिडर कर रही है। मेरे ख्याल में आपको विद इन 1 मंथ जवाब आ जाएगा, और वो भी गुड न्यूज़। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, एक और अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो थी कि जो नॉन EU नेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक यूरोपियन नेशनल के साथ रिलेशनशिप में हैं, जैसा पाकिस्तानी नेशनल, और आपको प्री सेटल स्टेटस उन्होंने इशू कर दिया या सेटल स्टेटस, और आपके पास कोई कार्ड नहीं है, यहाँ आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन फॉर बायोमेट्रिक कार्ड। ये होम ऑफिस की पॉलिसी है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है एग्जिस्टिंग बायोमेट्रिक कार्ड, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर फ्री, इसमें कोई चार्जेस होम ऑफिस नहीं लेती। सो अगर आपको होम ऑफिस ने अभी प्री सेटल स्टेटस इशू किया है, आप एक पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी नेशनल हैं और आपको कार्ड अभी तक नहीं इशू हुआ, आप ऑनलाइन जाके फॉर फ्री रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक नया कार्ड इशू किया जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ट्रैवल करेंगे और वापस आएंगे UK एंटर होने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मेक श्योर करें कि आप एक बायोमेट्रिक कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करते हैं। एक और अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी द स्पाउस इनकम रिक्वायरमेंट। अब जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, होम ऑफिस ने अनाउंस किया था कि जो लोगों की इनकम ड्रॉप हो गई थी बिलो 18,600 फ्रॉम 1 मार्च 2020 तो लेके 1 जनवरी 2021, हम उन लोगों को पीनलाइज नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन ड्यू था फॉर एग्जांपल इन अक्टूबर 2020 और मेरी इनकम ड्रॉप हो गई थी, वो मेरी इनकम को देखेंगे 1 मार्च 2020 से पहले, 6 माह पहले। लेकिन अब ये कंसेशन अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ ये कंसेशन अब उन्होंने एक्सटेंड नहीं की। So, इसलिए अगर आप अपना स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन या सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्पाउस, मेक श्योर करिएगा कि आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं फुलफिल करेंगे, आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल ਭਾਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ। देखो, उन्हें अपने बायोमैट्रिक करने हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन जाके बुक की अपॉइंटमेंट कि जो तुसी EU सैटलमेंट स्कीम ते अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उत्थे एक बटन आ जाता है बुक अपॉइंटमेंट, ਉਹਦੇ पर उन्हें क्लिक किया? नहीं, वो कहंदा मैंने कोई ऑप्शन आया ही नहीं, उत्थे हैगा नहीं सी कोई ऑप्शन। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स ਕੀ होंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। Hello, yes, I have a question, please. Fire away. Hello, I am currently living in my grandfather's house. Okay. It is under his name. Right. And I want to know, if I am calling my spouse from India, Right. do I need to have the house under my name, or can I have it under my father's? Or is it okay if it stays under my grandfather's name, because I'm going to be filling out the application form? Okay. Any other questions? No, it's okay, thank you. Is it okay if I just repeat my question? No, I've heard that. It's fine. Don't worry about it. Okay, I'll no answer that problem. right away. Thank you very much so for your call. As you've told me that you're living in your grandfather's house, you don't have to change the title of the house because that will be quite a costly procedure. All you need when applying to sponsor your spouse is a letter from your grandfather
declaring that he's happy for your husband to come and live with you at his home and he has no objection to that. A letter from him along with his passport copy and maybe the title documents from the land registry, which you can download for a few pounds online. If you enclose that with your application, that should be sufficient, and I don't see any problem with your husband's application. So that's all you need, a declaration from your grandfather, and you could potentially also get a property inspection report, which I would strongly recommend, from a local letting agent or an estate agent, which declares that the house is adequate for your husband to come and live there. It's not overcrowded. So that's something that you might also want to look into. Thank you very much for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. मतलब मैंने ये अपने 2 क्वेश्चन आपसे पूछने थे. जी जी. कि हमने ना 7 ईयर वाला केस डालना है अभी चाइल्ड बेस पे. ठीक है. तो बच्चे कुछ हैं 18 से छोटे और 2 बच्चे बड़े हैं 18 से, और वो यूनी में तालीम हासिल कर रहे हैं. एक मेडिसिन कर रहा है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है. तो हमें ये प्लीज बताएं कि कौन से पेपर हम डालें बच्चों के और कौन से हम अपने डालें ना. ये ठीक है. एक मिनट. सो आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे छोटे 18 साल से हैं और कुछ 2 बड़े हैं 18 से. ठीक है. 2 बड़े हैं 18 से. ठीक है. उनके पास भी स्टेटस नहीं है. ठीक. यहाँ 2 जो बड़े 18 से बड़े हैं और 25 से जो छोटे हैं, लेकिन वो दोनों की यूनी में तालीम जारी है. यानी मेडिसिन एक बच्चा कर रहा है और एक कर रहा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है. बाकी जो गोइंग टू स्कूल है. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जब भी आप कोई 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मेनली आपने साबित करना होता है कि जो बच्चे के टाइज हैं, जो बच्चे आपके 7 साल जो 18 से कम है उनकी एज, उनके टाइज यूके में इस्टेब्लिश्ड हुए हैं. ये मेनली आपने साबित करना होगा. सो फॉर एग्जांपल स्कूल रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो वो कर रहे हैं, वो सारे प्रूफ्स आप साथ ज़रूर लगाइएगा एप्लीकेशन के साथ. एक और चीज़ जो क्लाइंट्स अक्सर मिस कर जाते हैं वो है कि एक लीगल रिप्रेजेंटेशन इन एप्लीकेशंस के साथ ज़रूर होनी चाहिए. और इसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि अगर आप रूल्स को देखें, वो साफ कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अंडर 18 है और उसने 7 साल यहाँ यूके में गुजार लिए हैं, और अगर मुनासिब नहीं होगा कि वो अपने होम कंट्री वापस जाए, फिर हम वीज़ा इशू कर देंगे. और यहाँ होम ऑफिस जानबूझ के एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर देती है. जो इंटरप्रिटेशन है रीजनेबल की, इट इज़ नॉट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लीव द यूके, कि मुनासिब नहीं होगा बच्चे को यूके से बाहर भेजा जाए. उसको वो इंटरप्रेट करते हैं दूसरी तरफ. वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम मानते हैं बच्चे को 7 साल हो गए यहाँ यूके में रहते हुए, ठीक है वो स्कूल जाता है, ठीक है उसने अपने टाइज यहाँ इस्टेब्लिश किए हुए हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है अंडर 1 फैमिली यूनिट, और हम समझते हैं अगर पेरेंट्स को वापस भेजा जाएगा, बच्चा भी वापस साथ जा सकता है. सो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. इस सवाल का जवाब तफसील में मैं दूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com. इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं. हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ टाइप कर दें कामरान इजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ भी मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ. और जो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने के लिए, उनकी बारी नहीं आई, आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सब सवालों के जवाब दूँ. नाजरीन कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद. नाजरीन वेलकम बैक. जैसे मैं ब्रेक के पहले अर्ज़ कर रहा था कि जब आप एक 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशन सबमिट करें, एक सोलिसिटर को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, कभी कभी होम ऑफिस जो रीजनेबल टेस्ट है उसको दूसरी तरफ ले जाता है और आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देता है. जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि आपके 2 बेटे हैं जो हैं ओवर 18, उनको तो सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, क्योंकि वो ओवर 18 है, वो आपके एप्लीकेशन में डिपेंडेंट नहीं हो सकते. आपके एप्लीकेशन में मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है, क्योंकि आपके 2 बेटे ओवर 18 हैं. मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने कोई करीबी सोलिसिटर को मिल लें, कि इसमें थोड़ी सी आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए मेरे ख्याल में. लेकिन क्योंकि मेरे पास आपके सब पेपर वर्क नहीं है, मैं आपको डिटेल में एडवाइस नहीं दे सकता. सो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, अपने कोई करीबी सोलिसिटर को मिल लें और
तय कर लें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। हो सकता है आपके लिए बेहतर हो कि आप खाली अपने बच्चे का एप्लीकेशन सबमिट करें और उसके बाद आप अपना या अपने बेटों का एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अगेन आपको एक लिस्ट के साथ डिस्कस ये करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। जी जी। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ठीक हो गया। ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। हाँ जी ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਈਯੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ। ठीक हो गया। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਯੂਕੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਲਣੀ ਪਊਗੀ। ठीक है, मैं समझ गया। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ठीक है। और ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਇੰਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਸੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਹੈ EU ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੋਗੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ B1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਔਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ UK ਟੈਸਟ। ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਉਸ ਟਾਈਮ 65 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। हेलो कमरान साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अपने एक फ्रेंड के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। जी जी जी, वो उसकी वाइफ जो है ना वो 2015 में मंगेतर वीज़े पर आई थी। कौन से वीज़े पर? मंगेतर FINC। ठीक हो गया, ठीक है जी। और पाकिस्तान से उसको 6 महीने का वीज़ा मिला था कि जाके शादी करो, उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है। तो अब वो 2015 में आई थी, अब उसका 60 मंथ पूरा हो गया है या 6 मंथ वो नहीं डालेंगे? एक सवाल। दूसरा है कि वो उसका मेरा फ्रेंड है जो डिसेबल है, क्या उसकी वाइफ को अभी सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना है, क्या होम ऑफिस की फीस माफ़ हो सकती है क्योंकि वो डिसेबल है? और अगर नहीं माफ़ हो सकती तो वैसे फीस, होम ऑफिस की फीस अब तक कितनी है? थैंक यू। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, उसके 60 मंथ शुरू होंगे जिस दिन से उसको मिला था स्पाउस वीज़ा। सो जिस दिन से उसके 5 ईयर्स पूरे हो जाते हैं वीज़ा इशू होने में, उस टाइम वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर हर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपकी कोई, मेरे ख्याल में कोई फ्रेंड है जो अप्लाई करना चाहती हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, लेकिन उसके पास कोई डिसेबिलिटी है, अगर उसको कोई फी वेवर मिल सकता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट, नहीं। इनडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस के लिए वो फी वेवर नहीं देते। होम ऑफिस की फीस इनडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली है £2,389। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो
hello. Yes, I had called earlier on Yes. regarding my grandfather's house. Yes, fire away. I have another question. I'm sorry I forgot to mention that my grandfather has passed away, so I want to know what to do in my situation. I see. So the property is still under his name, is that right? Yeah. Did you guys not instruct solicitors for probate, for example, to transfer the name over to your dad's after his passing? I don't know that. Is the property on, for example, a joint name? No? Was it solely on his name? It's under his name, I do know that, but it's just because we're going to be moving into his house, and it is under his name, and I want to know that because I'm going to be bringing my spouse from India, I want to know, do I need to put it in my father's name, or do I need to put it in my name? The property, you mean? Yes. Okay, thank you very much for your call. I mean, that's a bit of a sting in the tail here, that you've told me your grandfather's passed away. Now, if the house hasn't been transferred, potentially you could get a letter from your dad saying that I've inherited the house from my father and I have no objection to my daughter living with her husband when he joins us from India. Potentially, the best bet would be to transfer the property over to your dad's name and get the legal title. I think that would be the safest thing to do. So instruct a solicitor to inform the land registry that your dad is now the legal owner of the property. Once that's done, and then you can apply. An alternative might be, for example, if you rent a property from a letting agent, or you get a letter from him that you've paid a deposit and that when your husband arrives that you and your husband will live there, that will be sufficient as well. So you've got two options there. You can discuss with your solicitor which option will be best for you. Thank you very much for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर जी मेरे दो क्वेश्चन सी. जी जी. एक ते मेरी एक्सटेंशन ड्यू है जून विच. ठीक है. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਡੇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਰਕਿੰਗ 5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਬੀ ਬॉय ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ. ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਈਅਰ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਫਰਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 28 ਡੇਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ. ਸੋ 28 ਡੇਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡਸ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਫਰਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੂ ਦ 5 ਈਅਰ ਰੂਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 18,600 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 18,600 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ A1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰਹੋ. ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3rd ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੂ ਦ 5 ਈਅਰ ਰੂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇਣਗੇ. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਈਅਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਡਰ ਦ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ. ਸੋ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ ਅੰਡਰ ਦ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ. ਹੈਲੋ, you're live on air.
जी जनाब, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है जी, फरमाइए। सर जी मैं एक्चुअली ना मैं अपना 2015 ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ठीक है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जी जी ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਓਵਰਸਟੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ठीक है ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਸੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਾ। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल ਤੇ का। हेलो जी जी मैं जी, एक और दूसरा क्वेश्चन सवाल है आपका, मेरा। जी जी फरमाइए। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ जी जी ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ओके थैंक यू। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@p.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कमरान भाई, मैं सवाल करना था कि 2 साल पहले मेरी वाइफ यहाँ 4 साल रह के गई है, ठीक है? ठीक है तो तकरीबन जिस वकील के पास मैं गया था उसने जो ना उससे इंग्लिश टेस्ट पास नहीं हुआ था तो उसने जो ना लॉन्ग रूट पे डाल दिया था, ठीक है? ठीक है तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है? तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है? तो फिर दोबारा हमने कहा कि वकील ने मिस्टेक से भेज दिया है तो हमें पासपोर्ट वापस चाहिए। जी जी पासपोर्ट वापस नहीं कर, मैं दूसरे वकील के पास गया, ठीक है? हमने 2 बार ट्राई किया, उन्होंने नहीं किया। फिर मैंने बैरिस्टर बुक किया, फिर भी उन्होंने कहा कि इसको डिपोर्ट करेंगे, जब ये एरोप्लेन में बैठेगी तो हम तब पासपोर्ट देंगे। सॉरी और दूसरा मेरा सवाल ये है जी कि जी मैं अपने मेरे बच्चे मैं पाकिस्तान भी वाइफ पाकिस्तानी है तो उससे टेस्ट पास नहीं हो रहा, तो कोई ऐसा तरीका मैं उसे यहाँ बुला लूँ और मैं अपने सिस्टर के बच्चे अडॉप्ट कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी वाइफ को उन्होंने रिमूव कर दिया, उसने जाने से पहले यहाँ एप्लीकेशन सबमिट की, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, अब वो वहाँ पाकिस्तान से एंटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रही है लेकिन उससे इंग्लिश टेस्ट पास नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना चाहिए? और आपके मेरे ख्याल में 2 बच्चे भी हैं। अब मुझे ये नहीं पता वो बच्चे अगर ब्रिटिश हैं या नहीं, क्योंकि आपके इमिग्रेशन का स्टेटस मुझे पता नहीं। अगर वो ब्रिटिश हैं फिर आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सकती, और आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको कंपैशनेट ग्राउंड्स पर आपकी वाइफ को वीज़ा दिया जाए अंडर आर्टिकल 8। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास कोई हेल्थ ग्राउंड्स हैं कि आपकी सेहत सही नहीं है, उस बेस पर भी आपकी वाइफ एप्लीकेशन सबमिट कर सकती है कि ठीक है मैं इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सकती लेकिन यहाँ आर्टिकल 8 ग्राउंड्स अगेन कंपैशनेट ग्राउंड्स पर मुझे वीज़ा दिया जाए कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रह सकूँ। सो मेरे ख्याल में यहाँ आपके केस में मेरिट बनता है। बेस्ट चीज़ क्या होगी कि अगर आप कोई अच्छे से सिस्टर से मिल लें और वो आपको गाइड कर सकता है इसमें। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप अपने आपके सिस्टर्स के चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्शन तो पाकिस्तान में है ही नहीं लॉ में। आप एक गार्डियनशिप ऑर्डर ज़रूर ले सकते हैं लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो कहेंगे कि जो आपकी सिस्टर है वो कहाँ है, वो बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर सकती। इतना आसान नहीं है कि अगर आप एक गार्डियनशिप ऑर्डर ले लें और फिर आप बच्चों की कस्टडी आपको मिल जाती है और आप फौरी तौर पर बुला लेते हैं बच्चों को। जो होम ऑफिस है वो काफ़ी तफसील में जाता है, डिटेल में, कि आप इन बच्चों को क्यों गार्डियनशिप ले रहे हैं और वो बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि उनको भी पता है कि कभी कभी कोई एप्लीकेंट्स है वो सिस्टम को अब्यूज़ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अब्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई एप्लीकेंट्स हैं जिनका मकसद होता है कि अपनी फैमिली को यहाँ किसी भी तरीके बुलाया जाए। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि दोनों आपके जो हैं ये सिनारियोज़ आप एक सॉलिसिटर को मिल लें और वो आपको डिटेल में बता सकता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो Hi.
गुड इवनिंग कामन साहब, कैसे गुड हैं आप? इवनिंग, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जी, पहला मैं एक्चुअली 2011 में आई थी एज अ स्टूडेंट, ओके, एंड उसके बाद फिर मैंने मतलब आपको पता ही है स्टूडेंट्स का, सो आई अप्लाइड कपल ऑफ टाइम्स बट वो रिजेक्ट हो गया। किस तो किस अभी कौन से वीज़े हम के लिए आपने अप्लाई किया? स्टूडेंट वीज़े के लिए, एक्सटेंशन के लिए? हाँ जी, एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई किया। फिर उसके बाद एक सॉलिसिटर ने एडवाइस दी, क्योंकि मेरा आइल्स एक्सपायर हो गया था और मेरा पासपोर्ट होम ऑफिस के पास था, तो जी, मैं जी, आइल्स भी दोबारा रिन्यू नहीं करवा पाई। तो वो सॉलिसिटर ने मेरा केस लगा दिया असाइलम का, तो ठीक है, ऑब्वियसली वो तो रिजेक्ट होना ही था। जी, जी, तो अभी हालात ये हैं कि अभी कोई स्टेटस है ही नहीं मेरा। तो अभी ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, और ब्रिटिश के साथ अगर मैं कोर्ट मैरिज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ? और किसी ने आगे बताया कि एमनेस्टी स्कीम आने वाली है, तो वो मतलब सच है या नहीं है? ठीक है। आप पाकिस्तानी नेशनल हैं? नहीं, इंडिया से। इंडिया से, ठीक है। और आपका पासपोर्ट जो है वो होम ऑफिस के साथ है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आप एक कोर्ट मैरिज करती है एक ब्रिटिश नेशनल के साथ, अगर आपके पास चिल्ड्रन नहीं है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंट्री एप्लीकेशन सबमिट करना, क्योंकि आपको साबित करना होता है इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स कि अगर आपको वापस भेजा जाएगा इंडिया, आपकी जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, एंड इट्स क्वाइट अ हाई थ्रेशोल्ड। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सो इसमें थोड़ी सी मेरिट है। अगर आपको इस लिस्ट को मिल लें, वो आपको इसमें बता सकता है कि किस तरह इस केस को तैयार किया जाए कि आप केस में ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सक्सेसफुल होने का। अब जहाँ तक दूसरा सवाल आपका था कि अगर कोई एमनेस्टी का चांस है या नहीं, आपने मुख्तलिफ वीडियोस देखे हैं ऑनलाइन और सब कह रहे हैं कि एमनेस्टी आ रही है। मैं यहाँ अभी साफ कह दूँ, मेरे ख्याल में कोई एमनेस्टी नहीं आई आज भी, कल भी या नेक्स्ट ईयर। जब तक टोरी गवर्नमेंट पावर में है, मेरे ख्याल में कोई एमनेस्टी नहीं होगी। अब आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पर या टिकटॉक पर हर बंदा एमनेस्टी के बारे में बातचीत कर रहा होता है कि कहता है कि नहीं एमनेस्टी आ रही है, प्रीति पटेल ने ये अनाउंस किया है और गवर्नमेंट ये कर रही है। ये सब झूठ है। ज़्यादातर जो लोग वो पब्लिश करते हैं ये वीडियोस ऑनलाइन, उनका एक ही मकसद होता है कि व्यूज़ बढ़ाना। वो व्यूज़ बढ़ाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। इन लोगों से आप बच के रहें, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, आप अपने करीबी सिस्टर के पास जा सकते हैं, या अगर आप वीनस टीवी पर मेरा शो गुल साहब का या तारिक भाई का शो देख सकते हैं, वो आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन अभी कोई एमनेस्टी नहीं होगी जब तक टोरी पार्टी पावर में है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मैं अजल बात कर रहा हूँ जी जी लंदन अजल से। साहब। मैंने 2015 में असाइलम अप्लाई किया था। ठीक है। तो मेरे सोलिसिटर की वजह से मैंने, क्योंकि बीमार था, तो मैंने उन्हें भेजा था कि मैं नहीं आ सकता इंटरव्यू के लिए। ठीक है। मेरा विड्रॉ हो गया था। विड्रॉ होने के बाद फिर मैंने रीसबमिशन के लिए दूसरा सोलिसिटर किया। उसने रीसबमिशन भेजी 2018 में। ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे वर्क अलाउ किया है। मेरा सवाल है कि मुझे जो उन्होंने कार्ड भेजा उस पर मैं DVLA अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एज ए विजिटर आया था, ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है यहाँ पर, ना कोई अपना DVLA है। ठीक है। मैं गाड़ी भी चलाना चाहता हूँ। जो भी जॉब मिलती है तो वो यही कहते हैं कि आपके पास आप ड्राइवर हैं। जी जी। तो मैं एज ए इलेक्ट्रिशियन हूँ। लेकिन आपके पास लाइसेंस है? जी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। जी जी। मैं चाहता हूँ कि मैं DVLA अप्लाई करूँ। क्या मैं उस कैटेगरी में आता हूँ कि मैं DVLA अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप एक असाइलम सीकर हैं, अगर आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन टू DVLA फॉर प्रोविजनल लाइसेंस, वो आपको इशू कर देते हैं। कोई लोगों को वो नहीं भी करते, कोई को वो कर देते हैं। इसलिए आप चांस ले सकते हैं, एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और देखें अगर आपको वो इशू कर देते हैं, ये आपकी गुड लक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं एक्चुअली इंक्वायरी करना चाहती थी स्पाउस वीज़ा के बारे में। आजकल कोई लॉ वगैरह चेंजेस तो नहीं आई स्पाउस वीज़ा में? पहले कहते थे 18,600 आपकी इनकम हो, अभी भी वो लॉ एग्जिस्ट करता है? दूसरा ये है
कि अगर कोई चेंजेस आ रही है उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा, और इसके अलावा कोई और तरीका है अपनी स्पाउस बुलाने का जो 18,600 अर्निंग नहीं कर रहे, प्लीज़ गाइड करिएगा। आपकी एज कितनी है? 830 अबव है। 30 अबव है। आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, जॉब कर रहा हूँ मैं, मगर अर्निंग मेरी 18,600 से बिलो है। ठीक है। एनी हेल्थ कंडीशंस? नो, थैंक्स गॉड नो। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि 18,600 में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन लास्ट मंथ एक गवर्नमेंट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन की थी कि जो 18,600 रिक्वायरमेंट है उसको दोबारा देखा जाए, और अगर उसमें कोई चेंजेस होने चाहिए वो कंसिडर करेंगे। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए हैं जब कमेटी लास्ट बैठी थी, उन्होंने तय किया था कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 18,600। अभी तो कोरोना भी हो गया और लोगों की इनकम भी काफ़ी ड्रॉप हो गई है। हो सकता है जब ये कमेटी बैठती है और ये अपने रिकमेंडेशंस भेजती है गवर्नमेंट को, हो सकता है कि वो रिकमेंड करें कि ये इनकम थ्रेशोल्ड है, इसको ड्रॉप किया जाए। तो देखें आने वाले इस साल में अगर कोई ड्रॉप होता है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर 18,600 रिक्वायरमेंट एक बंदा फुलफ़िल नहीं कर रहा, किस तरह अपनी वाइफ को वो बुला सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक केयरर हैं किसी के, जो एक आपका कोई फैमिली मेम्बर डिसेबल्ड है या कोई फ्रेंड जो डिसेबल्ड है और आप उनके केयरर हैं और आपको केयरर अलाउंस मिल रहा है, उस बेस पर फिर आपको एग्जेम्पशन दी जाती है कि आप इनकम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करना होता। या अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है मेंटल या फिजिकल और आप अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी अलाउंस और आपको वो ग्रांट कर देते हैं, फिर उस सूरत हाल में भी आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे 2 क्वेश्चन सी, थोड़ी देर पहले भी मैं सॉरी फोन किया सी ते जी जी और मैंने 4 दिन ते मैं कि चलो फिर करना। हाँ जी। एक तो ये पता करना सी कि मेरे एक्सटेंशन है ड्यू जून विच ना। हाँ जी। ते आया कि मैं जून तो पहला पाकिस्तान जा सकदा और कितने दिन पहला अगर आ जां ते फिर वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। दूसरा सवाल ते जी दूसरा सवाल ये सी कि इसमें होम ऑफिस नहीं आजकल फीस कितनी चल रही है एक्सटेंशन वास्ते? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਨਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ £1,052.20 ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੋ IHS चार्ज है वो वे £1,620 2.5 साल वास्ते। सो इन्हों तुसीं इकट्ठा कर लो, तकरीबन £2,600 होम ऑफिस लै रही है एक एप्लीकेशन वास्ते। बहुत शुक्रिया तुहाडे कॉल दा। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो सॉरी प्लीज अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दे और सीधा मुझसे बात करें फोन पर, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके जी, 1 सेकंड। हेलो हेलो हाँ जी भाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲੇ ਨੇ? ठीक है, मैं अपनी मम्मी ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਗਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰफ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अभी 5 मिनट पहले फोन किया था, मेरे बच्चे नहीं है। जी जी ठीक है, तो वाइफ जो है ना वो टेस्ट दे रही है पाकिस्तान, लेकिन उससे पास नहीं हो रहा। मैं अभी तकरीबन पाकिस्तान हो गया हूँ, लास्ट वीक वापस आया हूँ। जी जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ वाइफ को बुलाने की? कोई ऐसी कंडीशन है? किसी जो है ना काफी डिस्टर्ब लाइफ हो गया अभी। वो आपको बताया था कि 4 साल पहले आई है, लेकिन मुझसे टेस्ट नहीं पा रहा। कोई ऐसा तरीका है कि मैं उसको बुला लूँ और या लाइफ सेटल हो जाए? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके केस में आपको मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, जो हुआ है आपकी वाइफ को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया,
आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी वाइफ वहाँ रह रही है और आपकी जो रिलेशनशिप है इस तरह कंटिन्यू नहीं हो सकती, आपको एक सेहत पर भी असर पड़ रहा है, इस बेस पर आप एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट कर सकते हैं और मेरे ख्याल में वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आपके सोलिसिटर के ऊपर, वो किस तरह इस एप्लीकेशन को प्रेजेंट करता है होम ऑफिस के सामने और कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगाई जाती है इस एप्लीकेशन को कामयाब होने के लिए। मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि अच्छे से सोलिसिटर से मिल लें और वो सही तरह आपको डिटेल में बता सकता है कि किस तरह इस एप्लीकेशन को टैकल किया जाए। पर आई रियली डू बिलीव कि इस एप्लीकेशन में, आपकी वाइफ की एप्लीकेशन में मेरिट है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था दो चीज़ों के बारे में। एक तो स्पाउस वीज़ा मेरे हस्बैंड मेरे आए थे, मैं रिटर्नेंट हो गई क्योंकि ये कोरोना वगैरह की वजह से, और सेकेंडली I'm on मैटरनिटी। तो अभी ये है कि एक्सटेंशन के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, तो वही के जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए। सेकेंडली क्या मैं चाइल्ड बेनिफिट अपने बेस पे अप्लाई कर सकती हूँ? मतलब इनके हस्बैंड के उसको तो अलाउ नहीं है ना, जितने भी पब्लिक फंड्स हैं। जी जी ठीक है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है चाइल्ड बेनिफिट, जी हाँ आप अप्लाई कर सकती हैं ऑन योर ओन बिहाफ क्यों आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि इनकम रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस आई हैं या नहीं, आप हैं अभी मैटरनिटी पे के ऊपर, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। अब आपका जो पहला सवाल था कि अगर कोई चेंजेस आई हैं या नहीं, अब ये डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड की एक्सटेंशन कब ड्यू है और उसके मुताबिक फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप उस रिक्वायरमेंट को 18,600 रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हस्बैंड की इनकम वीज़ा ड्यू है इन 3 or 4 months टाइम और अभी भी आप उस टाइम पर मैटरनिटी पे पर हैं, आप अपनी इनकम दिखा सकती हैं जो थी मैटरनिटी पे शुरू होने से पहले, और अगर वो फुलफिल होती है फिर आपके हस्बैंड को वो ग्रांट कर देंगे। अगेन इट जस्ट डिपेंड्स जब आपका वीज़ा, हस्बैंड का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। नहीं नाज़रीन, ये था हमारा आज आखिरी कॉल इस प्रोग्राम के लिए। अब जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस बता जाऊँ जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। एंड अगेन उन व्यूअर्स को जिनकी आज बारी नहीं आई, फिक्र मत करें, आप अभी जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आप टाइप करें यूट्यूब में कामरान एजाज और वहाँ आप सब्सक्राइब कर लें। आज शाम को इस वीडियो को हम पब्लिश करेंगे और वहाँ जो भी शख्स मुझे सवाल पूछेगा, अपना कोई भी इमिग्रेशन मसला है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ, लेकिन एक शर्त पर कि आपने वहाँ सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।